So good evening, everyone. So this is the foundation batch for CAPF to 2023 और ये आपका पेपर 2 का समाधान कोर्स आई थिंक सभी आप अवेयर होंगे इस बात, राइट? सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स? आई वांट क्विक आंसर्स, फटाफट से आंसर दो जो भी आपके मन में है. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? और उसके बाद वी विल टेल कि हम इसमें क्या करने वाले हैं. एंड वी विल आल्सो इंक्लूड, अगर आप कुछ और चीज चाहते हैं तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे. ऐसे कोई रोबस्ट ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये जो हम चाहेंगे सिर्फ वही होगा. अगर पॉपुलर डिमांड होगी, इफ यू फील के दिस पर्टिकुलर एरिया इज योर वीक, जहां पे आप वीक हैं, तो वो चीजें अमेंडमेंट हो सकती है. ठीक है, स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है. बस ये है कि सभी की थोड़ी सी इसमें क्या होना चाहिए, सभी को बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है. ओके, सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे इस सेशन को. जितना हो सकेगा उतना इंटरेक्टिव होगा, उतना मजा आएगा. ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन से कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल आई नो अबाउट यू और आपकी कहाँ पे मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स है, ये सभी चीज जानने के बाद हम इस पर्टिकुलर कोर्स को प्रोसीड करेंगे. क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी है, साल भर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो जितना अच्छा होगा हम दूसरे से बात करेंगे वो बढ़िया रहेगा. ठीक है, so I'll tell first of all about myself. My name is Aman Gulia and I have done graduation in electronics and communication engineering. Thereafter I also started preparing for this exam as well as for civil service exam. So I did qualify for CAPF in 2019. So thereafter I have pursued many masters degree course. Shantanu, can I mute your mouth? Okay. Okay. So thereafter the journey is not very smooth. So उसके बाद क्या हुआ, I like teaching, तो उसके बाद I came into the teaching profession, right? तो लास्ट ईयर हमने एक सक्सेसफुली एक बैच रन किया था समाधान 2022 CAPF के लिए. तो वो एक सक्सेसफुल हमारा एक एडवेंचर रहा है. ठीक है, तो उसके बाद अब इस पर्टिकुलर चीज में हमने देखा कि वी आर कॉम्पिटिटिव एनफ कि हम इस चीज में हम CAPF के लिए एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? तो उसके बाद कैन वी बिगिन विद शांतनु. कैन यू टेल अबाउट योरसेल्फ, योर नेम? शांतनु नेम तो आपका है, ठीक है. कैन यू टेल मी अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द प्लेस यू केम फ्रॉम? कोई भी आपकी स्टेट हो और डिस्ट्रिक्ट हो, बस इतना ही. सर मैं नजफगढ़ से हूँ, दिल्ली से. ओके. और मैंने ग्रेजुएशन में BSc था, मेरे सब्जेक्ट थे PCM. ओके, और वंडरफुल. उसके बाद 2 साल जॉब की और अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ. अच्छा, जॉब कहाँ की आपने? दैट इज अ पर्सनल क्वेश्चन बट मन कर रहा है पूछने. टेलीकॉम में काम किया सर. टेलीकॉम. कस्टमर इंटरेक्शंस वगैरह का काम करता हूँ. अच्छा, वेरी हेक्टिक जॉब बोल दो. ठीक है, ओके. सो इससे पहले आपका कोई अटेम्प्ट रहा है CAPF में? नहीं सर, अटेम्प्ट तो नहीं रहा, पर पिछले साल मैंने तैयारी की थी अच्छी खासी, पर मैं एग्जाम देने नहीं जा पाया क्योंकि मेरा मेडिकल था CSF का ओके, ऑलरेडी फायरमैन में, तो इसीलिए मैं जा नहीं पाया. वहां पे मेरा सिलेक्शन हो रखा है. ठीक है. सो हाँ जी, कंग्रेचुलेशंस. सो थैंक यू सर. ओके, गुरंगा, कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? या Jane sir. जय हिंद. Sir, I've done my graduation from BA General course from St. Xavier's College, Kolkata. ओके. And sir, they sir, currently sir, preparing for the sir, government exams. राइट. ओके. Like एनी CDS, ओके. CAPF. एनी प्रीवियस अटेम्प्ट फॉर CAPF? Sir, Any this attempt? one sir. Okay. I've given sir 2020 yes, sir. 21st attempt. Okay, right. Okay, wonderful. So Nitin, would you like to introduce yourself? Nitin Kumar. यस सर. Okay, go ahead. सर मैं सर गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ सर. Okay. सर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज. Okay. देन आफ्टर फिर मैंने BHU से फिर मास्टर्स एडमिशन लिया, पर 6 महीने में फिर मैं वहाँ छोड़ दिया. Okay. फिर मैं थोड़ा इनिशियली मैं बैंक का प्रिपरेशन कर रहा था सर, और मेरा Okay. ग्रामीण बैंक में हो भी गया था, प्री Okay. हुआ था, मैं Okay. मींस देने नहीं गया था. उसके बाद सर मैंने शुरू से फिर इधर यूनिफॉर्म जॉब का था, तो फिर इधर मैं टिल्ट हो गया सर. उसके बाद से मैं इस बार मैं सर मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैं दिसंबर से चालू किया था प्रिपरेशन करना सर, क्योंकि मेरा पेपर 1 बहुत अच्छा था.
मैंने 104 अटेम्प्ट किया था, पर मेरे लगभग 85 to 90 के बीच में जितने भी आंसर की निकाले थे सही आए। पर मैंने पेपर 2 में ब्लंडर किया। मेरे को लगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं ठीक कर दूंगा पेपर 2, पर ये सर मेरे से जस्ट उल्टा हो गया। इट वेंट रॉन्ग। ओके, हाँ ये सर टोटली गॉन रॉन्ग। ओके ओके, एनीबॉडी? नितिन के बाद देयर इज दीपक लखेरा। हाय दीपक। Hello, sir. Hi. So would Good you like evening, to sir. good evening. My name is Deepak Lakhera, and I have done my graduate from SGT University. In I have done bachelor in physical sciences. Wonderful. And after that, I took coachings. I took coaching for SSC CGL. Okay. And currently I am preparing for CAPF assistant commandant. और मैंने 2022 वाला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा पहला पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन सेकंड पेपर थोड़ा सा खराब हो गया। ओके, एवरीबॉडी हैज द सेम स्टोरी, आई थिंक सबकी सेम स्टोरी है। सो सबने इधर उधर हाथ पैर मारे हैं बैंकिंग में, एंड दे हैव डन, किसी की जॉब भी है अभी तक यहाँ पे, शांतनु ने जैसे बताया जॉब की है, और जैसे नितिन ने बताया था ग्रामीण बैंक। तो ठीक है, आपकी इनर कॉलिंग है कि यू वांट टू जॉइन द प्रेस्टिजियस जॉब, यूनिफॉर्म सर्विस के लिए आप जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और ये इसमें आप सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपका इसमें, प्रोवाइडेड अगर आप अच्छे तरीके से इसमें प्रिपरेशन करें। बस इतना सा डिमांड है, और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप सोचते हो टाइम कम है, इस एग्जाम को 6 महीने में निकाला जा सकता है। अगर आप डेडिकेटली 6 महीने काम कर लो, इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। पेपर 2 के लिए देखिए, आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर एवरीथिंग पेपर 2 के लिए। बस अगर आप मेरे से ये चाह रहे हो कि सर विल टेल सम क्वेश्चंस और वो रिपीट होंगे, नहीं, I will grill you, I will force you to do certain things, जहां पे आपको मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपके दिमाग के पंखे खुल जाएंगे, इतना आप कैपेबल हो जाओगे, दुनिया का कोई भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, आप उस टॉपिक पे लिख देंगे। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन द डे यू डिसाइडेड टू अपीयर फॉर एनी एग्जाम ऑफ द यूपीएससी, उसी दिन से आपको इंटरव्यू की कर लेनी चाहिए। तो ये जो पेपर 2 है, इट विल आल्सो हेल्प इन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचेंगे। आप जो सेंसिटिव इशू है देश के, जैसे वीमेन को लेके, नेशनल सिक्योरिटी से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, राइट, एनवायरमेंट से लेके, यही क्वेश्चन वहीं पे पूछते हैं। अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट हैव द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थीम्स, ब्रॉडर थीम्स, तो वहां पे वो रेप्लीकेट नहीं होता, पेपर 2 में भी नहीं होता, और इंटरव्यू में भी नहीं होगा रेप्लीकेट। क्योंकि इशू क्या है, मुझे क्या है, अभी जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, आई थिंक आई डू नॉट नो कि जैसे आपने एक ही अटेम्प्ट यहाँ पे दिया है, सो मुझे आपको सेंसिटाइज करना होगा सबसे पहले। सेंसिटाइज इन द मीनिंग के देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उनको लेके आपको सेंसिटिव बनना पड़ेगा। जब तक आप सेंसिटिव नहीं बनेंगे उन चीजों को लेके, अंदर से इनर कॉलिंग नहीं आएगी, उस चीज के बारे में आप फील नहीं करेंगे, जब तक फील नहीं करेंगे आप थॉट डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस चीजों के लिए मैं क्या क्या करूंगा, कंटेंट इज सेकेंडरी, कंटेंट इज सेकेंडरी, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कंटेंट यहाँ पे आप भूल जाइए कि कंटेंट आप खुद जनरेट कर देंगे, इतना कैपेबल हो जाएंगे। आई विल प्रोवाइड यू सर्टेन लिंक, सर्टेन वीडियोस, जितनी भी इंपॉर्टेंट आप देखेंगे यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, जहां से भी अच्छा कंटेंट मिल सकता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पे ये वाली वीडियो सुटेबल है, वो भी आपको गाइड की जाएगी। उसके बाद अवर मोटो इज मिनिमम कंटेंट, मैक्सिमम डायमेंशंस, मैक्सिमम ब्रेनस्टॉर्मिंग, यही आपका एक कॉन्सेप्ट रहेगा। इफ आई विल सजेस्ट सर्टेन मैगजीन्स, अगर पेपर 2 के लिए मैगजीन्स आई विल सजेस्ट, अगर आप सोचते हैं कि देयर इज अ वेरी गुड दिस मैगजीन बाय विजन आईएएस, राइट, अगर मैं विजन आईएएस एट दिस पर्टिकुलर स्टेज आई विल सजेस्ट यू, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप पढ़ लेंगे तो पेपर 2 के एग्जाम जब आप लिखने जाएंगे वहां पे रेप्लिकेट होना मुश्किल है, बट दैट इज गुड फॉर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। एक बार ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई, आप बेसिक्स बुक पढ़िए, उसके बाद मैं कहता हूं कोई बच्चा प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ेगा, उसमें से सिर्फ उसको एग्जाम्पल उठाने हैं, उसको वो कनेक्ट करना है मेन ब्रॉडर थीम से, वो निकल जाएगा, राइट। प्रतियोगिता दर्पण से भी मैं क्वालिफाई करते हुए दिखा दूंगा, वन लाइनर मैगजीन क्वालिफाई जो पढ़ के क्वालिफाई करते हुए मैं आपको दिखा दूंगा। कंटेंट is not our prime importance here. Our prime importance would be brainstorming,
खुद की पर्सनालिटी पे काम कैसे करना है, खुद को एक थिंकिंग इंडिविजुअल कैसे बनाना है, ये इस पर्टिकुलर कोर्स का मोटो रहेगा, राइट। इससे अलग अगर आप कुछ चाहते हैं कि आप सोचते हैं, ठीक है, वो सभी चीजें हम करेंगे, राइट, वो सभी चीजें हम करेंगे, वो 30 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स और ये फलाना ढिमकाना, ये चीजें हम करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन और ईच एंड एवरी एसे टॉपिक्स और रिपोर्ट टॉपिक्स, आर्गुमेंट राइटिंग टॉपिक ऑफ यूपीएससी हैज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम सीएपीएफ में, वो हम गो थ्रू करेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड कि सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं सीएपीएफ के। अगर एक बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कर लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली योर थिंकिंग विल स्ट्रीमलाइंड, थिंकिंग स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी, यूपीएससी पूछ क्या रहा है। अगर आपकी थिंकिंग स्ट्रीमलाइंड होगी, द मोमेंट यू विल सी द एनी न्यूज रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर मेजर थीम्स इन द न्यूज़पेपर, आपका फोकस वहीं पे जाएगा, उसी चीज को आप पकड़ेंगे, फिर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में हेल्प मिलेगी। न्यूज़पेपर रीडिंग सिर्फ एक सजेस्ट करूंगा, कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, आई विल सजेस्ट इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वहां पे हम दोनों मतलब द हिंदू फॉलो कीजिए, बट द हिंदू में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया अब। इंडियन एक्सप्रेस इज अ वेरी स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ जर्नलिज्म, आप बोल सकते हैं, बैलेंस्ड न्यूज़पेपर है, उसको पढ़िए। उसके बाद दिस ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो सीएपीएफ के पर्सपेक्टिव से मैं फिल्टर करके आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कोर्स के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे डेली, ईच एंड एवरी, नॉट अ सिंगल डे ऑफ न्यूज़पेपर विल बी मिस्ड टिल द एग्जाम। 2023 तक आपका जो सीपीएफ का एग्जाम होगा, इंडियन एक्सप्रेस का डेली हमेशा आपको जो टॉपिक रेलिवेंट होंगे वो मिलेंगे। ये नहीं कि वीकली आपको मिलेगा, मंथली मिलेगा, नहीं। एंड देयर विल आल्सो अ कंपाइलेशन ऑफ पीडीएफ दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सीपीएफ एग्जाम। पेपर 2 के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, बट द स्टूडेंट हु हैड एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अर्लियर, उन्होंने बोला कि दे आर कंफर्टेबल एनफ टू राइट फॉर एनी दिस मेंस एग्जाम ऑफ सिविल सर्विस आल्सो, राइट। तो उन्होंने इतना एज डेवलप कर लिया, मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर आप प्रीवियस ईयर के हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे, सो यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैड आल्सो रेप्लिकेटेड इन द मेंस एग्जाम। इस तरह से यूपीएससी मेजर थीम्स वही पूछता है। सीएपीएफ की जो मेजर थीम्स है वो सिविल सर्विस की मेजर थीम से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, अगर आप जीएस पेपर की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे अब फिलोसफिकल हो चुका है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पूछते हैं सिविल सर्विस में। इस बार थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आया था आपके सीएपीएफ में, दिस अगर एक बार देखें, वेस्टर्न थिंकिंग एंड ये रहा, a synthesis of Eastern wisdom and Western science, a needed goal for humanity, right? तो ये थोड़ा सा आपको क्या है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए। ये हम डील करेंगे कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये बहुत ही आसान है, इसमें क्या स्कोप बहुत ज्यादा है लिखने का। सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम हम बात कर सकते हैं। ईस्टर्न विजडम में आपका आ गया इंडिया या ईस्टर्न नेशन, जितने भी आगे आसियान नेशंस हो गए। आप ईस्टर्न में आप बात कर सकते हैं चाइनीज फिलोसफी, इंडियन फिलोसफर। और वेस्टर्न साइंस दे आर मोर रैशनल। वेस्टर्न इसीलिए बोला जाता है कि जो यूरोपियंस है दे आर मोर रैशनल, बहुत सारी चीजें वहां से आई हैं, ठीक है। दे वर मच सिविलाइज्ड, राइट। तो इस तरह से वेस्टर्न साइंस और ये सभी चीजें हम वहां से कॉपी कर सकते हैं। अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, अब ह्यूमैनिटी का आप देखना है कि क्राइसिस क्या आ चुका है। व्हाट इज द क्राइसिस? यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम्स, नीडेड गोल, व्हाई इट्स अ नीडेड गोल इज रिक्वायर्ड। क्यों नीडेड गोल रिक्वायर्ड है? देयर आर सर्टेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी नीडेड गोल, जब तो हमें ह्यूमैनिटी के लिए कि वहां से अच्छी चीजें लेनी पड़ेगी और वहां से अच्छी चीजें लेनी पड़ेगी, इसलिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर चीज थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम से कम 3 या 4 टॉपिक प्रीवियस इसके 2022 के टॉपिक, ठीक है, कि आप क्या लिख सकते थे। एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, प्राइस राइजेस, कॉज एंड इफेक्ट में क्या लिख सकते थे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो गेम शार्पन्स द माइंड, ये बार बार रिपीट हुआ है, आई थिंक तीसरी बार रिपीट हुआ है वीडियो गेम के ऊपर, ठीक है। क्यों वीडियो गेम? मुझे लगा कि वीडियो गेम पे इस बार पूछा था बिकॉज देयर वाज वन अनफॉर्चुनेट इवेंट कि कोई जैसे आपने शायद न्यूज में भी देखा होगा कि पबजी कोई खेलता था, तो पबजी खेलने से उसको रोका एंड ही किल्ड हिज मदर, राइट। तो वहां से भी एक न्यूज बनी थी। तो ये अफेक्ट करता है, शार्पन्स इन द माइंड। इसीलिए देखो यूपीएससी चालाक है, इसीलिए आपको क्या है, ये आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में दिया था। अगर आपको यहाँ पे इसके फेवर में ही लिखना होता
तो ये आपको कहाँ पे देता है? सिर्फ ऐसे के अंदर। लेकिन यूपीएससी चला के यहाँ पे इसको आर्गुमेंट राइटिंग, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंट्रोवर्शियल, जब भी आपको कहाँ पे देगा वो आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में। ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल चीजें होंगी यही देगा। पिछली बार पूछा था फार्मर प्रोटेस्ट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कंट्रोवर्शियल था, इसलिए आपको आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में दिया। ठीक है, इंडिया नीड्स साइमल्टेनियस इलेक्शन, कंट्रोवर्शियल है, डिबेटेबल है, इसलिए कहाँ देता है? फॉर एंड अगेंस्ट में, टू चेक योर ओपिनियन वेदर यू आर बैलेंस्ड और नॉट। ठीक है, तो यहीं पे आपसे पूछता है। और उससे पहले पूछा था आपसे आई थिंक 2020 के अंदर, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। ठीक है, दैट इज ऑल्सो मिक्सड ऑफ है, बहुत ही थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आई क्या है सॉलिट्यूड ड्यूरिंग पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, पूरा सोल्व किया हमने। सो आवर मोटो इज यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं लेके आइए, इंटरेक्ट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मैं उतना ही डिलीवर कर पाऊंगा कि जब तक मुझे लगेगा कि हाँ इस बंदे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, ही हैज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कि ये कैपेबल है, इस तरह के मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, तभी मैं उसका आंसर करूंगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब तक वो क्वेश्चन मतलब किए ना जाए वो आंसर नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं पूछिए, इंटरेक्टिव रखिए सेशन को, जितना बोलेंगे इंटरेक्ट करेंगे उतना बढ़िया होगा। ठीक है, हर एक चीज को निकाल दीजिए दिमाग से कि मैं कोई आंसर नहीं करूंगा, ऐसा चीजें कुछ नहीं है। बहुत ही आपको यहाँ पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा जितना डिस्कस करेंगे, क्योंकि साल भर हमें एक साथ काम करना है, एक साल की पूरी जर्नी है, तो साल भर जितना ज्यादा हम बॉन्डिंग बनाएंगे। सो वी डिडंट इंटरेक्ट, लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी अभी भी मेरे से इंटरेक्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ वुड बी अपीयरिंग इन दिस अपकमिंग दिस 2022 के इंटरव्यू में वो अपीयर होंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो आप में से भी मैं देख रहा हूँ मैनी ऑल ऑफ यू आर पोटेंशियल है आपके अंदर, जब भी आप मेरे पास आए हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप मतलब मैं आपसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ, हाउ डू यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर चैनल, और ऐसे डिफेंस स्टडीज के बारे में कहाँ से पता चला? कि हम मार्केटिंग पे तो वैसे इतना करते नहीं है, वी डू नॉट डू मच ऑफ ए मार्केटिंग, तो फिर भी आपको मतलब कैसे पता चला? एनी सोर्स थोड़ा जानना चाहेंगे, एनीबॉडी? सर मैंने 2-3 ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, और शायद एक बच्चे से पूछा भी था, उसने बताया था काफी अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, टेस्ट सीरीज भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर मैंने काफी जगह सर्च किया, मुझे कोई पेपर 2 के लिए कोई रिलेवेंट सोर्स नहीं मिला कि हाँ, एक ये होता ना कि आप जनवरी में जाके तैयारी करो, एक अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि वो समझ में आ गया अपने को कि इम्पोर्टेंट गेम है उसका। तो अभी से ही अगर बैलेंस में चीजें चलेंगी तो ही उसमें अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। यस। इसीलिए फिर देखा, तो सर्च किया तो आपका चैनल मिला, और उसके बारे में रिव्यूज भी अच्छे थे। तो अच्छा। फिर मैंने YouTube वगैरह पे वो वीडियोस देखी आपकी, और आपके चैनल पे आप डेमो वीडियोस डालते थे, वो देखा, और वही मैंने एग्जैक्टली सेम मेरे दोस्त को, इसको दीपक को बताया, इसको सजेस्ट किया, तो हम दोनों तो वहीं से आए थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइए, सभी बताइए मुझे, व्हाट इज द सुटेबल टाइम टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2? पेपर 2 के लिए सुटेबल टाइम क्या है? हेलो जनवरी सर। या प्रेजेंट दिस टाइम? यस, हेलो, देयर इज अ लेडी इन द हाउस। यस हेलो सर। यस, यू कैन सी शिवानी। हाँ सर। यस। सर पेपर 2 के लिए शाम का टाइम अच्छा है, क्योंकि आप दिन मतलब दिन भर जो है स्टूडेंट है, वो जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट है, साइंस है, तो वो पूरा दिन में पढ़ सकते हैं। और शाम को जैसे 7 बजे से लेके 8 बजे तक ये टाइमिंग अच्छा है। हाँ, अब मतलब ये आप इस टाइम पे तैयार करना चाहते हैं पेपर 2, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ सर, शाम का टाइम ऐसा है कि मतलब सुबह के टाइम पे जो जो भी सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, राइट। तो वो बस स्टूडेंट्स वो पूरा कर सकते हैं, मतलब पूरा मतलब पेपर 1 के लिए। और शाम का टाइम हो जाएगा पेपर 2 के लिए। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा न्यूज़पेपर आप थोड़ा सुबह पढ़ लेना, बाकी चीजें बाद में। बस एक बार न्यूज़पेपर आप सुबह देख लेना, बाकी चीजें होती रहेंगी। सिर्फ न्यूज़पेपर से पेपर 2 की आपकी तैयारी करवाऊंगा, कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर से ही एग्रीकल्चर कवर कर देंगे, इंटरनल सिक्योरिटी, हर एक चीज वहीं से क्लियर हो जाएगी। कोई भी बुकिश क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो तो मुझे बता दीजिए, एक भी पेपर आपका 2022 का पेपर 2 आपके सामने है, अगर कहीं पे बुकिश क्वेश्चन आपको लिख रहा हो, एक भी नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट, इट इज फ्रॉम द करंट अफेयर्स। वीडियो गेम्स सोशल इशू है, हमेशा आता है। एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19, करंट अफेयर्स। ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, पीएम मोदी ने आपको देखा होगा कि पंचअमृत जो उन्होंने 5 वॉज ली थी वहां पे COP26 के अंदर,
दैट इज इंपॉर्टेंट, वहीं से बना क्वेश्चन। उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, गलवान वैली इंसिडेंट के ऊपर है टोटली, ठीक है, गनवाल वैली से हम बढ़ा के कहीं कहीं पे लेके आ सकते हैं। उसके बाद प्राइस राइसेस कॉजेज एंड इफेक्ट, इन्फ्लेशन पे था, ठीक है, वी डिड शेयर सम पोस्ट ऑन द इन्फ्लेशन, डायरेक्ट हिट है ये वाला क्वेश्चन कि इन्फ्लेशन एवर राइजिंग, मतलब 17-18 महीने की इससे ज्यादा इन्फ्लेशन कभी नहीं हुई, इट वाज द हाईएस्ट सिंस 18 मंथ्स, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन टोटली फ्रॉम द न्यूज़पेपर। एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, वीमेन को कितना ज्यादा सपोर्ट किया है दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। आप देखेंगे कंटीजेंट हेड किया रिपब्लिक डे पे, उनका कमांडिंग रोल के ऊपर काम किया उन्होंने। फर्स्ट वीमेन डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल आप देखेंगे वीमेन है, ठीक है, फर्स्ट वीमेन डीजी। उसके बाद देखेंगे आप फाइटर पायलट, मतलब परमानेंट कमीशन इनको दी गई है वीमेन। बहुत सारी चीजें मेजर चेंज हुए हैं। अब वीमेन का देखेंगे पार्टिसिपेशन आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस में बढ़ गया है काफी स्टेट्स में, आप देखेंगे चलो ठीक है वो आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट आर्म फोर्सेस की स्पेशली बात की, कमांडिंग रोल के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट चली थी, ठीक है। उसके बाद व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वार्स, दिस इज अगेन अ करंट अफेयर्स, राइट। उसके बाद कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, एनवायरमेंट से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा। पिछली बार क्या हुआ था, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, 2019 के अंदर बना था, ठीक है। इस बार द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, अगर किसी ने देखा होगा यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2019 का। मैंने 2022 वाले बच्चों के लिए स्पेशल आई डिड अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर, इस पे यहाँ पे वी डिस्कस अ रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी आप रिपोर्ट यहाँ पे लिख सकते थे। ये मैं 2022 के स्टूडेंट्स के लिए किया था, वर्ल्ड वाइड फंड लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट, 68% इन्वर्टिब्रेट पॉपुलेशन इज एक्सटिंक्ट, डायरेक्ट हिट है। सिर्फ आपको क्या है, थीम वही है, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया है, उसी टॉपिक को कान क्या है घुमा के पकड़ लिया है, समझ गए। तो ये कान घुमा के जब यूपीएससी पकड़ता है, यही आपको सिखाना है। सेम थीम रहेगी, सेम कंटेंट रहेगा, आपको बस आइडेंटिफाई करना है सेम चीज पूछी जा रही है। मेरे पास रेडीमेड मटेरियल है, मुझे बस थोड़ा सा ग्रामर चेंज करके, सेंटेंस फॉर्मिंग थोड़ी सी अलग करके मुझे इसके रेलिवेंट लिख देना है, ठीक है। IUCN रेड डेटा बुक, IPBES रिपोर्ट, SDG रिपोर्ट, सब मेन बॉडी में आपको क्या लिखना चाहिए, कैसे कैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज हमारी खतरे में है, पोचिंग है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। सो वी डिड प्रोवाइड सम मेजर डायमेंशंस, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या है, साइट्स, हमारे देश में लेजिस्लेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज देयर, रोड्स एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन इकोलॉजिक सेंसिटिव एरिया में, वहां पे डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर इशू, ठीक है। बस यही डायमेंशंस हमें पकड़नी है। we would not provide you bulky materials, we will provide you only dimensions। अगर आपके दिमाग में dimensions है, मुझे नहीं लगता you most of you are graduate, post graduate भी हो, एक बार आपको dimension मैंने दे दी, क्या है उसमें हल्का सा मुझे बस अपना ट्वीक करना है उसके अंदर, मुझे अपनी पर्सनैलिटी से मुझे जो लगेगा मेरे दिमाग में जो है उस तरह से मैं सेंटेंस फॉर्मेशन करूंगा। किसी की इंग्लिश अच्छी हो सकती है, ठीक है, वो अपने हिसाब से सेंटेंस फॉर्मेशन करेगा। तो सबकी अलग अलग क्या है इसमें, सबकी अलग अलग इसमें वो हो सकती है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है, कुछ ना कुछ वीकनेस हो सकती है। सो विद टाइम वी विल फाइंड आउट किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है। सो इट इज नॉट अ वन साइज फिट प्रोग्राम, इट इज नॉट अ वन साइज फिट प्रोग्राम। सबसे पहली बात ये है, किसी को ये नहीं है कि एक ही ढांचे में डाला जाएगा, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है, सबकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको फीडबैक मिलेगा। जिसकी जो एज होगी, जिसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जहां पे कमी होगी उसको बताया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपने सभी को मैंने एक टेस्ट प्रोवाइड किया उसके बाद मैंने एक मॉडल आंसर दे दिया, नहीं, मॉडल आंसर हम नहीं देते, मॉडल आंसर हम देते ही नहीं है जानबूझ के, डिस्कशन का स्कोप खत्म हो जाता है, ठीक है। मैंने मॉडल आंसर दिया, डिस्कशन का स्कोप खत्म, कोई मुझसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। दीपक एक अच्छा पॉइंट लिख रहा है, शांतनु एक अच्छा पॉइंट लेके आ रहा है, शिवम एक अच्छा, नितिन एक अच्छा, ठीक है, शिवानी अच्छा, ठीक है, शिवानी, सबके अलग अलग पॉइंट है। उस मैंने क्या दिया है आपको, एक स्टिमुलस दिया है, बस एक सोचने का, मैंने एक स्टेटमेंट दी है, दिस इज अ स्टिमुलस। उसके बाद आपका दिमाग काम करता है, जो भी आपने अभी तक सीखा है, जो भी आपने प्रेजेंट लाइफ में कुछ एग्जांपल देखे हैं वो सीखा, आपका दिमाग काम करेगा एंड यू विल अप्लाई योर माइंड इन दिस वे। बहुत के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अगर मैं रेडीमेड आपको एक ऐसे दे दूंगा तो यू विल स्टॉप थिंकिंग, ठीक है। मेरा आसान काम हो जाएगा अगर मैं आपको एक मॉडल आंसर देता हूँ, मॉडल आंसर नहीं दूंगा जानबूझ के, लास्ट में देता हूँ जब एक महीना रह जाता है कि देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज बनती है, उसमें मॉडल आंसर देते हैं। मॉडल आंसर वो भी नहीं होता, उसमें डायमेंशंस होती है, फैक्ट होती है, फिगर्स होती है, रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत ही अच्छा उसको हम बनाते हैं, वहां पे वो काम करेगा।
पहले से नहीं दूंगा वो, पहले अपने आप कूदो इस मैदान में, ढूंढो, सर्च करो, डायमेंशन लेके आओ, मेरे साथ डिस्कस करो, क्या ये लिख सकते हैं सर इसमें, क्या इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं, क्या मेन बॉडी में लिख सकते हैं, क्या कंक्लूजन इस कमेटी की रिपोर्ट से होगा। इस तरह से सोचना है, इस तरह से आपको अप्लाई करना अपना माइंड। अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट अप्लाई योर माइंड, तो ब्रह्मा भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर हो तो दिस इज योर ट्रेनिंग ओनली। ये समझो कि आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग चल रही है, अपना दिमाग लगाना है, कोई स्पून फीडिंग नहीं है। ठीक है, बस हम डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों को। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डिकोडिंग पार्ट। डिकोडिंग कर लेते हैं एक बार यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 की सिलेबस की। ठीक है, डिकोडिंग करते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट मी। ठीक है, आपको पता ही चल गया इंट्रोडक्शन में। ठीक है, पेपर 2 जनरल स्टडीज 200 नंबर का है, सबको पता है। 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 2 चीजें बता दूं, पार्ट ए में आपको हिंदी और इंग्लिश का स्कोप रहता है, सबको पता है। चलो ठीक है, 80 मार्क्स के होते हैं, 4 ऐसे, 4 ऐसे आपके 20 नंबर, टोटल 80। हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। व्हाट इज द सिलेबस? सिलेबस ये दिखाया, देखो, पहला है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अभी तक आपके 3 या 4 क्वेश्चन पूछे हैं, इसके बाद यूपीएससी ने पूछना बंद कर दिया अभी तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इस बार एक्सपेक्टेड था कि रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस पूछेंगे, नहीं पूछा। ठीक है, सो यूपीएससी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी से लिख तो दिया है, ज्योग्राफी से समझते क्या है। ज्योग्राफी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उत्तराखंड फ्लड, उत्तराखंड फ्लड। उसके बाद देखेंगे आप वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है आपका, फ्लड पे 2 बार क्वेश्चन पूछा है। ओके, ये ज्योग्राफी से हैं आपके, दीज आर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप सोचेंगे ये ज्योग्राफी से नहीं है, बट दिस इज अ प्योर ज्योग्राफी। अगर आपको पता है कि ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन बनते हैं, फ्लड कब होती है, कब आपको पता होगा कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट कब होता है, वाटर क्राइसिस कब हो सकता है, किस एरिया में वाटर क्राइसिस होता है। अनलेस अनटिल यू डू नॉट नो कि कहाँ पे वाटर क्राइसिस हमारे देश के अंदर है, क्या वो पंजाब में है, हरियाणा में है, तो क्यों है? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जो आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से वहां पे क्रॉपिंग नहीं हो रही है। दैट इज अ मेजर फैक्टर। ग्रीन जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, फर्टिलाइजर्स को आपको एब्जॉर्ब करना होगा तो बहुत सारा पानी चाहिएगा। ठीक है, तो देयर आर सम रीजंस बिहाइंड दैट, क्यों ये वाटर क्राइसिस हुआ। देखेंगे यूएन वर्ल्ड बैंक की क्या रिपोर्ट है वाटर क्राइसिस के साथ, आप देखेंगे। फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो अथॉरिटी है उसकी क्या रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखेंगे फ्लड, इसके बाद देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका किसके अंदर आता है? ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया था, द रोल प्लेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, वो क्वेश्चन आपका बना। ठीक है, अब देखिए पॉलिटी, पॉलिटी से आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे 2 बार क्वेश्चन पूछा है, रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इस बार एक्सपेक्टेड था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फिर इस पे क्वेश्चन पूछेंगे, बट नहीं पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर पूछ सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं जब उसका मन हो। इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th की बुक है, बहुत प्यारी बुक है। तो उसकी मैं समरी आपको प्रोवाइड करूंगा, हम डिस्कस करेंगे उसमें, बट उसको रटना नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं आता अब, बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। 1950 के बाद से आज तक 2022 तक हमारी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे हम पहले अग्रेरियन इकोनॉमी थे, जो 60% पार्ट हमारा जो जीडीपी का था अग्रेरियन था, उसके बाद कैसे वो मतलब चेंज इतना कैसे हुआ, डायनेमिक चेंज। अब देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग हमारा कितना 23% प्ले करता है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन। सर्विस सेक्टर आपका मोर देन आई थिंक 40 और 50% होगा, उसका बचा हुआ 18 कुछ परसेंट है, 60% होगा शायद सर्विस सेक्टर। तो ये देखिए हाउ दिस ब्रॉड एनोमली, क्योंकि आप देखते हैं जब भी कोई कंट्री राइज करती है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन ये जो सेकंड स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की, ये मिस हो गई हमारे से इंडिया में। देखेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया ही नहीं, उसकी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, इसीलिए उसके रेपरकशन क्या होंगे? जॉबलेस ग्रोथ। देखते हैं ना, अब जॉबलेस ग्रोथ हो गई है। अब इतने ज्यादा वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब कौन करेगा? एब्जॉर्ब करेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर में इतना पोटेंशियल नहीं है कि इतनी ज्यादा लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। कर लेगा लेकिन स्किलफुल होनी चाहिए। ठीक है, सर्विस सेक्टर्स में आपको स्किलफुल लोग चाहिए। ठीक है, हो गया ये आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी से थोड़े से वो कनेक्ट करने वाले टॉपिक पूछने लगे हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बींग। ठीक है, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग 2000 आई थिंक ये 17-18 में पूछा था। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ से वेलबींग की तरफ। अब देखिए
सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की बात करें, सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ रहा है? क्या मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स का क्या स्टेटस है हमारे यहाँ पे? पॉवर्टी बढ़ रही है या घट रही है? ठीक है, जीडीपी तो बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बट देयर इज आल्सो राइज इन द इनइक्वालिटी। ये जो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं, आपको ये सोचनी पड़ेगी क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो यूपीएससी जो पूछता है आपसे, ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, उस पर आपका कुछ ओपिनियन होना चाहिए, जब भी आप बना पाएंगे। ठीक है, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी पे आते हैं। ह्यूमन राइट इशू बहुत बड़ा है। ह्यूमन राइट इशू के अंदर आपकी इंडियन सोसाइटी आती है। ह्यूमन राइट इश्यूज के अंदर आपको जैसे क्वेश्चन पूछा था, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट, एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट को कनेक्ट किया है। ह्यूमन राइट्स के अंदर आपके वीमेन इश्यूज आते हैं, चाइल्ड इश्यूज पूछा है। ठीक है, फैमिली ओल्ड इशू पूछे हैं, ओल्ड पॉपुलेशन इश्यूज। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं ह्यूमन राइट इश्यूज के अंदर। उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्या बनते हैं क्वेश्चन। एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब है ज्योग्राफी पॉलिटी को कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, इकोनॉमी नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से पूछ सकते हैं, जैसे चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। सो इट इज नॉट प्योरली अ सिक्योरिटी क्वेश्चन और प्योरली इकोनॉमिक क्वेश्चन, इट्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक लाई अंडर एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, तो दो टॉपिक को जब कनेक्ट करके आपसे पूछता है तो यहाँ पे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक होती है। तो ये पूरी चीजें मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने सिलेबस बनाया, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। अब आपका जो टॉपिक है सिंथेसिस वाला, जो आपका टॉपिक था पेपर 2 में इस बार जो पूछा था, सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस एंड नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी आपका क्या है, एनालिटिकल। हाउ डू यू परसीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कैसे परसीव करेंगे? इट इज ओनली योर पर्सनैलिटी, कैसे इसको परसीव कर रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, ये हम चीजें डिस्कस करेंगे। जितना ज्यादा एनालिटिकल होगा उतना इजी है आपके लिए ये तैयार करना, क्योंकि इन चीजों को हम आपकी स्ट्रेंथ बना देंगे। ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटीज, मुझे आपको एक टाइम आएगा ऐसा कि मुझे अब रोकना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप इतना कुछ सोचेंगे, इतनी डायमेंशन लेके आएंगे, सो आई विल टेल के टेम योरसेल्फ, रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, अब इतना ही सोचो। ठीक है, तो सोचने की तो आपकी कोई कमी रहेगी नहीं। उसके बाद देखिए पार्ट बी 120 नंबर का होता है, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें चेक किए जाते हैं। देखियो ग्रामर की जो मिस्टेक होती है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं पार्ट ए के अंदर। जब जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, ग्रामर की जो आपकी जो गलतियां हैं दैट कैन बी नेग्लेक्टेड इन पार्ट ए ऐसे के दौरान, लेकिन पार्ट बी में अगर ग्रामर की गलती होगी तो नहीं, आपके मार्क्स कटेंगे, डिडक्ट होंगे, बिकॉज दिस इज योर टेस्ट ऑफ लैंग्वेज। बी जो है यहाँ पे आपकी नॉलेज काम तो करती है, बट आपकी यहाँ पे टेस्ट ऑफ लैंग्वेज है। बेसिकली ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए व्हाइल फॉर्मिंग और सेंटेंस, क्योंकि आप देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ग्रामर गलत लिखी तो मार्क्स कटेंगे। जब आप जो अनसीन पैसेज जो आपको आता है, कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, वहां पे जब आंसर करते हैं आप, वहां पे ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे ग्रामर आती है आपकी 25 नंबर की। ठीक है, आई कैन अश्योर यू, अगर सिर्फ जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे फोकस कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट अराउंड 18 to 19 मार्क्स सिर्फ उससे। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप से एज लगाएंगे, थोड़ा एफर्ट लगाएंगे और हमारे साथ डिस्कस करेंगे। इस बार जो है वन ऑफ द पर्टिकुलर कैंडिडेट ही मेंशन्ड, जसवंत है उनका नाम, हमारे कोर्स में एनरोल था, उन्होंने बोला कि मैं 25 के 25 ठीक करके आया हूँ। बोला 5 फ्रेजल वर्ब थी, एग्जाम से पहले मैंने वो 300 फ्रेजल वर्ब का उन्होंने एक पर्टिकुलर बुकलेट पढ़ा, 300 में से फंस गए उनको 5 की 5 एग्जैक्ट, और बोला मैंने सेंटेंस इस पे बना दिए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट इन पेपर 2। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको हर एक चीज को डू नॉट मिस एनी एस्पेक्ट, कोई भी एस्पेक्ट जब तक आप मतलब सोचेंगे कि मैं लास्ट में कर लूंगा, नहीं, हम 2 महीने के अंदर पेपर 2 को कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे, एक रीडिंग खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, पेपर 2 यही टाइम है। अगर आप सोचेंगे कि आई विल स्टार्ट इन नवंबर, आई विल स्टार्ट इन दिसंबर और जनवरी, नहीं होगा, उस टाइम पे आपको रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी पेपर 1 की। ठीक है, वहां ये टाइम है, ये आपका लेजर टाइम है, यहाँ पे आप सोच सकते हैं, सोचने समझने का टाइम है, यू कैन टेक फीडबैक, आप इंटरेक्ट करेंट दोस्तों से, बहुत सारी चीजें होंगी, तो यही टाइम है। अगर आप सोचते हैं कि जनवरी में यू विल स्टार्ट, यू आर आउट ऑफ द रेस, नवंबर में यू विल स्टार्ट, यू आर आउट ऑफ द रेस। ठीक है, बट अनलेस एंड अनटिल रिपीटर है, ठीक है, आपने ये एग्जाम पहले भी दिया 2 बार, तो आप फरवरी में भी करेंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, उनकी बात नहीं हो रही है। ओके, सो प्रेशर राइटिंग इज देयर, काउंटर आर्गुमेंट यहाँ पे आते हैं, आपको 2 काउंटर आर्गुमेंट आपको मिलते हैं, ईच 20 मार्क्स, तो 40 मार्क्स यहाँ से हो गया। सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग,
तो ये आपका ब्रॉडर है। इसके बाद देखिए कोई क्वेश्चन आंसर पूछिए, मतलब थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशन? उसके बाद आई विल डिस्कस दिस, आपका शेड्यूल कैसे रहेगा वो डिस्कस करेंगे हम। एनी क्वेश्चन सो फार? दीपक, शांतनु, शिवानी, नितिन, गिरीश? ओके, अमन राज इज हियर, अभिषेक, जयवीर सिंह तोमर? ओके, नो क्वेश्चन। Hello, sir. Hello Girish. Can you can you teach it in English, sir? Because I am from South, so I was unable to understand so much of Hindi. Okay, I'll try. Girish, I think you're Sai Kishore or? Sai Kishore is my friend, sir. Sai Kishore is your friend. Okay. He didn't join today? Today, what, sir? He didn't join today, this class? No, he didn't join, sir, today. Okay, I will try to speak as much in English, but there is some limitation. I could not find certain words in English, so मुझे I had to speak in Hindi somewhere. So I'll try to. अगर किसी को और problem है, if anybody had a problem if I speak in English, if anybody is uncomfortable in English, क्योंकि मैं भी कोई तुर्रम खा नहीं हूँ English में, जैसी भी आएगी टूटी फूटी I will dictate, right? हिंदी इंग्लिश चलने दो सर, दोनों मिक्स चलते हैं, ठीक है। गिरीश, wherever you do not understand anything, please ping me, stop, try to stop me there. I will try to dictate in English also, right? Okay, sir. Okay. So the first major theme in this particular exam in CAPF is knowledge of security. Under this theme, there are many questions were asked by UPSC. The first is infiltration are a threat to India's internal security, right? So infiltrators, that was a one particular specific question. This is a specific question. So how the UPSC has changed its way of asking, if you see the trend from 2013 to 2021, there is a change. If you see there is a major change. Earlier the UPSC tried to ask a general question, general broad understanding question, but now they are coming to a major specific question. They are asking specificity, right? So earlier the Chinese policy of aggressive dominance in South Asia, that is a broader understanding. Sino-Pak alliance broader, disaster management broader, honors of maintaining healthy relation with Nepalese on India, that is also broader. But here comes the trick, emerging threats. Now this is more of a current oriented topic. Securing India's international border is a challenging exercise. That is also a broad topic, but somewhere UPSC try to check your this specificity. अगर आपसे कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि यूपीएससी आपसे डिटेल में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी. द नेक्स्ट मेजर थीम वुड बी इंडियन पॉलिटी. This time we tried to predict majority of the questions from the Indian polity, but UPSC has again surprised us. There is no major topic was asked in this 2022, so that is okay. That is the part of the process. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी आप प्रिपेयर करेंगे that will come into the exam, but our basic motto is to make you capable enough. If any question will arrive in the exam, you will be able to comfortable and you will write on that particular topic, right? So this is the way we should approach this particular exam, and this should be the expectation of you from us. Okay, any topic would be asked, I would be able to write, and this type of confidence you should develop in yourself. Unless and until you do not develop this kind of confidence, कुछ भी आ जाए मेरे सामने, I'll write on it. You have multiple dimension on it. Just keep this syllabus in your mind, that you have the geography terms in your mind, you have the economic term, you have the human right issues in your mind, you have this polity in your mind. So you have a lot of dimensions. कुछ भी आप connect कर सकते हो उसमें. So Indian polity, let's talk about the party politics in India. This shows the ideology of the present government. Party politics in India is a flourishing family business. So this is not a very easy topic. So this is a colored topic, I would say. This shows the ideology, what kind of people are setting your paper, right? So you have to remain very balanced while writing this kind of topic. Unless and until you do not know how to write the academic answer, unless and until you do not know how to write a balanced answer in this kind of a topic, do not attempt, right?
डू नॉट अटेम्प्ट दोस टॉपिक जहां पे आपको लगता है कि आई विल शो माई इंक्लिनेशन, आई विल शो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वन पॉलिटिकल पार्टी, अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया दैट इज डायरेक्टली टारगेटेड ऑन द कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस पे टारगेटेड था। एंड वन पर्टिकुलर पार्टी इज देयर इन बिहार, जहां पे सबसे ज्यादा होता है पार्टी पॉलिटिक्स बिहार में भी, ठीक है। दैट वाज अ टारगेटेड क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे द समाजवादी पार्टी भी है ना। Yes, exactly, Shivani. That's why I am telling you we would not name this parties in the exam. वहां पे जैसे मैंने इसका मॉडल आंसर प्रोवाइड किया है, I did not write any political party name. कांग्रेस का नाम नहीं लिया मैंने, समाजवादी का नहीं लिया, but I talked about the this internal democracy of the parties. पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, राइट वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बट देयर इज नो डेमोक्रेसी इन देयर पार्टी ओनली। वहां पर प्रेसिडेंट चुनने के लिए कोई वो नहीं है, वोटिंग नहीं है, फैमिली बिजनेस बन गया वहां पे। अगर हेरिडिटरी वहां पे चुना जा रहा है, आप देखेंगे आई डू नॉट नेम वन पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है। तो हमें क्या रहना है, ऑब्जेक्टिव रहना है, किस तरह से आप एकेडमिक राइटिंग कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट यू राइट एंड व्हाट यू राइट एज एन academic answer. Yes, Nitin, you have a question, you have raised your hand. So recently we have seen examples. Which example? Ghulam Nabi Azad. Yeah, Ghulam Nabi Azad. He recently quit Congress. और क्या उन्होंने बोला वो देखिए आप। Kapil Sibal had already commented in I think last आप देखेंगे 2-3 महीने पहले he commented that there should be a fair election for the post of party president. Party president के लिए there should be a fair election process. Yes, Deepak Lakhera, never blame some particular party. क्यों नहीं? क्योंकि reason being आपको नहीं पता who is checking your paper, right? He may like some political party, but you have criticized it, right? He may be liking some other political party or some work of that political party, but you have criticized it. You never know who will going to check your answer. तो इसीलिए write balanced answer, write with logic, write with reason, ठीक है। Do not provoke examiner और किसी को भी provoke नहीं करना, right? Okay. Next is again, this is also a thought-provoking question. Non-performing parliament, unhealthy trend in democracy. Here you can write certain reports. Association Democratic Rights, उनकी report आप लिख सकते हैं. You can write. It's a very important NGO who works on this free and fair elections and democracy. He works on that particular thing. उसके बाद non-performing parliament, you can comment the important observation by the Speaker of the House. Speaker of the House क्या बोल रहा है? What is President is saying about this unperforming parliament? What common citizens are saying about this unperforming parliament? And what would be the repercussions if parliament is not performing, if standing committee is not performing, if parliament is not scrutinizing the bill? तो उससे क्या होगा? Will there be a democracy? CGI has also said that this hefty passing of legislation without any deliberate and discussion puts the pressure on the judiciary. ठीक है, बिहार में लिकर बैन हुआ, there was a liquor ban in the Bihar, there were so many litigations in the Bihar, ठीक है, बहुत सारी litigations आई, and this has I think wasted the most of the time of the courts in this petty litigations, ठीक है. So without, unless and until you do not have this mechanism to deliberate and discuss on certain policies, there was a one hefty policy passed by the government of India, that is Aadhaar bill. Aadhaar bill was passed as a money bill. Everybody know. There is a land acquisition bill passed as an ordinary ordinance, ठीक है, through ordinance route. What were the other thing, like this NRC was brought, this CAA was also this I think passed through I think ordinance or something, right? Okay, so these were the hefty legislation without any deliberation, कोई discussion नहीं हुआ parliament के अंदर, but the government did pass them. 3 Farms Law, कौन भूल सकता है 3 Farms Law को, ठीक है, क्या हुआ था पार्लियामेंट में पास, पहले ऑर्डिनेंस लेके आए ना, कितना सारा पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हुआ फॉर द 3 Farms Law, ठीक है, क्वेश्चन भी आया था 3 Farms Law आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, द प्रोटेस्ट फॉर 3 Farms Law, ठीक है. उसके बाद देखेंगे इंडिया नीड टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ये देखिए, दिस इज एवरग्रीन टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार पूछता है. So this is about federalism.
The role of government in Indian polity, again a federalism. Interstate water dispute. So we predicted that this particular topic was asked, interstate water dispute. Northeast में कितना हो रहा है? There is a dispute between Assam and Meghalaya, border dispute. So we did predicted on the border dispute between Assam and Meghalaya, how to solve it, right? What are the mechanism to resolve this kind of dispute, interstate disputes? There are certain mechanism. ठीक है, वो mechanisms कहाँ से पढ़ते हैं आप? You will study from your लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं. रोल ऑफ गवर्नर इंडियन स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए आपको पता है, वाटर डिस्प्यूट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर. अगर आपको देखा होगा कि अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट विल मेक अ लॉ, और पार्लियामेंट जो इसमें वर्डिक्ट पास करेगा इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता. पार्लियामेंट हो गया और उसके साथ ही आपका देयर वुड बी अ ट्राइब्यूनल आल्सो, राइट? सो इंडिया नीड टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ओके, कॉमन सिविल कोड कंट्रोवर्शियल अगेन, दिस टाइम आल्सो बहुत आना चाहिए था इस पे, बट यूपीएससी नहीं पूछा. इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, तीनों को हमें होलिस्टिकली देखना है. इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर. इकोनॉमी हटा दूं और एग्रीकल्चर को सिर्फ डिस्कस करूं, कोई फायदा नहीं है. पहले तो हम सेपरेट इसको डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर, लेकिन तीनों एक ही हैं, ठीक है. इसको आइसोलेशन में पढ़ेंगे, अगर इसको इंटरलिंक नहीं कर पाए हम तो कोई फायदा नहीं है इस प्रैक्टिस का. एग्रीकल्चर को आप आइसोलेशन में देखेंगे, इकोनॉमिक को इफ यू सी इन आइसोलेशन, ज्योग्राफी यू विल सी इन आइसोलेशन. नो, you have to see it comprehensively, but we will see these certain things in separate, but after all, after completing these certain things, we will try to combine it, right? जैसे इसमें पूछा है, first question is unemployment and new education policy. That is also an analytical topic. This is also an analytical topic, right? Chinese economic policy in countries bordering India, again an analytical. Economic policy and country bordering India, this is also a economic and your security scenario. Thereafter, sustainable farming is the need of the hour. Then rhetorical promises, this is also political topic. If you would say कि सिर्फ झूठे वादे करने से, बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होगा. We need a sustainable farming. This is the main topic, right? Sustainable farming. So यहाँ पे देखेंगे farmer suicide in India, topic number 8, a sign of impending disaster. Cashless transaction, this is a economic topic, आपका economy का है. So government of India try to push through digital India आने के बाद कैशलेस ट्रांजेक्शन पे you would see के बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके एफर्ट्स है डिजिटल इंडिया बनाना है उनको. कैशलेस ट्रांजेक्शन, यूपीआई की आप बात करेंगे, अब तो यूपीआई we did send this technology, or we did provide this technology in our bordering countries. We provide it to Nepal, we provide it to Bhutan, right? So another is climate change. How climate change will affect our economy, how climate change will affect our agriculture, how climate change will affect on the geography, like the floods, like the water crisis. So this type of things you need to understand the first of all the climate change, and then you will interconnect with certain themes like economy, like geography, then agriculture. So this is all UPSC is doing. They are interlinking. They are not just asking themes, these major issues in isolation. Now they are interlinking. They are become more advanced, right? Okay. There is another theme, environment, analytical ability, and technology. So they did ask in 2021, the urbanization is hazardous to human health. Urbanization. Again, this is the earth is not for human only. ये भी आपका क्या environment से है. Promoting innovative outlook in education, this is about technology. If you see innovative outlook, how you will bring innovative outlook in education? Through technology, right? Through technology only you will bring innovative outlook. बहुत सारे आपने देखा होगा कि there are certain programs, digital board program by government of India. There are e-Pathshala program. There are I think Swayam, I think I forgot that particular portal name. Yes sir, Swayam, right? So these type of things, जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है वहीं पे गवर्नमेंट क्या करती है, और यूपीएससी ट्राई टू आस्क दोस क्वेश्चंस. उसका रिजर्वेशन सप्रेस सिविल डायनेमिज्म, दिस इज अ सोशल इशू. ओके, recent achievement of India's nuclear scientists. So we did predict के UPSC में asked the contribution of ISRO or DRDO or contribution of ICMR, but it never happened. Okay, so but हमने ये सब प्रिपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ द यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है,
राइट. So is development possible at the cost of environment? ये एक, this is a very important debate. So you will get a debate type of questions every time. This year also you got a debate type of question. I think here, what can be done to stop wars? So this is a debatable question, right? There is a question mark, if you can directly see. यहाँ पे देखें, यहाँ question mark है, तो debate type का question है, ठीक है. डिबेट टाइप का क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है उसकी डिफरेंट ट्रिक है, ठीक है. कैसे आपको डिबेट वहां पे दिखानी है, ठीक है. कि जहां पे आप इसमें काउंटर कर सकते थे, जैसे व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर, आप इसके अपोजिट भी आप लिख सकते थे कि अ लिटिल वायलेंस इज जस्टिफाइड टू स्टॉप अ बिगर वायलेंस, ठीक है, और अ बिगर वॉर, राइट. तो यहाँ पे आप जस्टिफाई कर सकते थे, जैसे भी आप करना चाहेंगे. विल डिस्कस. नेट न्यूट्रलिटी 2015 के अंदर बहुत ही ज्यादा न्यूज में था. दैट्स द रीजन ये पूछा गया था, नेट न्यूट्रलिटी. इफ आप पूछेंगे कि फेसबुक ट्राई टू मेक द ब्राउजिंग ऑफ फेसबुक एज अ फ्री. आई थिंक वो उन्होंने किया था उस टाइम 2015 के अंदर, ठीक है. सो द क्वेश्चन वाज रेज्ड ऑन द नेट न्यूट्रलिटी. ऑन अनदर इशू वी विल सजेस्ट इज मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यहीं से आपको ग्रीन एनर्जी का पूछा है इस साल. Ensuring good hygiene will give the nation better off than food subsidies. Nexus between health practitioner and pharmaceutical companies. Health sector से आपसे पूछा जाता है, जैसे आपने देखा होगा 2021 के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन न्यू दिल्ली, राइट. देयर वाज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस हो सकता है. देयर मस्ट बी अ नेक्सस बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, है ना, मैन्युफैक्चरर और जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनके बीच में नेक्सस होगा, ठीक है. जब भी वो ब्लैक मार्केटिंग कर पा रहे थे, नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर फार्मास्यूटिकल कंपनीज. सो सी इन दिस पर्टिकुलर वे. ओके, इंडियन सोसाइटी से देयर वन मेजर दिस स्विच, इफ यू सी वर्क फ्रॉम होम, दैट इज दिस इज अ कल्चर इंडियन सोसाइटी के अंदर आएगा. वर्क फ्रॉम कल्चर अभी आया हमारे आसपास, ठीक है, आफ्टर दिस पेंडेमिक. ओके, नितिन, यू हैव रेज्ड द हैंड. So recently we have seen an example of Dolo 650, sir. Yes, Dolo 650. Recently Supreme Court ने एक केस है, that is very interesting. This Dolo company, Dolo आपको पता होगा ये पैरासीटामोल होती है 650 mg, ठीक है. तो also related to freebies, sir. हाँ, freebies, okay, related to freebies. So that is a very interesting case. इसी तरह से मुझे देखना है कि आप इन चीजों को पकड़िए, बस मैं बताऊंगा यूज कैसे करना है, ठीक है. सो हैव अ कीन आई, बिकम एन ऑब्जर्वेंट. क्या हो रहा है देश में, बस वही इंसिडेंट आपको क्या करना है. यू नीड टू कोट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट इन द एसे. दैट विल गिव यू अ नज इफेक्ट, राइट. ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग विल हेल्प यू टू फेच 0.5 marks extra, 1 marks extra in each aspect of your essay, right. If you are writing 4 essay, in every essay if you are getting 1 marks extra, तो आपके 4 marks extra वहां से हो गए. Do you understand the gap of 4 marks? There would be a more than I think 400 or 300 this candidate would be between this 4 marks, right, if you are on a margin. तो 4 marks, एक marks बहुत important है in the competitive exam. This is not your graduation exam, this is your competitive exam. Okay, so Nitin, yes. सर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सर ये जो दिल्ली गवर्नमेंट का फ्रीबीज था उस पे भी कहा था. Yes. कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टी यूजिंग फ्रीबीज टू विन द इलेक्शन. राइट. तो ये देखो, ये दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू जहां पे सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है. वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज आल्सो इन्वॉल्विंग. वो टॉपिक आप मिस करेंगे तो क्या फायदा, ठीक है. इस बार क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ, नहीं तो यूपीएससी के मेंस में, ठीक है. सो आई विल सजेस्ट ब्रॉड तरीके से तैयारी करो कि यहाँ नहीं तो कहीं और काम आएगा आपके, ठीक है. तो ये पेपर 2 आपका सभी जगह काम आएगा. तो बस आपको इसमें इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है जैसे नितिन आपको बता रहा है, ठीक है. डोलो वाला केस इन्होंने डिस्कस किया कि डोलो ने ब्राइब किया फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, ठीक है. उसमें एक इशू क्या था, अगर 500 ग्राम आपकी जो पीसीएम होती है, ठीक है, जबकि पैरासीटामोल होती है, अगर 500 ग्राम ये एमजी तक होगी, तो इस पे जो आपकी जो एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है फार्मास्यूटिकल NRCB होता है, उसका क्या है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, दैट लुक फॉर द प्राइसिंग सीलिंग. उसकी प्राइसिंग सीलिंग वो तय करती है, ठीक है. 500 mg तक होगी. लेकिन अगर वो 500 mg से ज्यादा है, इफ दैट पर्टिकुलर टैबलेट इज
above the 500 mg, तो pharmaceutical companies can decide the MRP of that particular product. यहाँ पे गेम खेला उन्होंने, इसीलिए 650 आई है. अब जज बोलते हैं कि जज के जो आप आर्ग्यूमेंट मुझे बता रहे हैं, प्रोसिक्यूशन जो कह रहा था कि दिस पर्टिकुलर थिंग्स इज अ म्यूजिक टू माय ईयर्स, यही चीजें उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग कोविड आई हैव आल्सो यूज्ड दिस 650 mg और मुझे ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, मुझे नहीं पता व्हाई डिड ही प्रिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर टैबलेट टू मी. सो प्लीज, उन्होंने इस पे कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, चलो देखते हैं क्या फाइंडिंग मिलेगी. ओके, सो पेरेंटिंग इन कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज. इंडियन सोसाइटी इज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ पे डायरेक्टली पेरेंटिंग के बारे में पूछ लिया. क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये आपका मीडिया से क्वेश्चन है. इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल रिलेशनशिप. ऑनलाइन गेम, देखिए in 2019 it was asked online gaming is dangerously attractive to youth. This year also this particular topic is repeated. यहीं से टॉपिक आपके मन में. रिजर्वेशन सप्रेस सिविल डायनामिज्म. द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, अगर आप देखेंगे द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड इज सिमिलर टू दिस the synthesis of human this eastern wisdom and western science, a needed goal for humanity. There is some sort of similarity. If I have to write on these two particular topic, मेरे पास I will have 40% of the overlap of the content. If I had to write on this particular topic, दोनों का 40%, around 50% of the topic will be same. तो ये आपको analyze करना है. Okay. There is about the urbanization, human right issue, again important. Ensuring social justice is a human right. Promoting growth to well-being, मैंने आपको बताया था, this is a important debate. Debate क्या है? GDP versus human development. GDP versus human development. ये दूसरा तरीका है यूपीएससी ने पूछने का. This is a different way of asking the same debate. GDP versus human development. This is the way UPS had asked this particular topic. From economic growth to well-being, a paradigm shift, right? Farmer suicide in India is a sign of impending disaster. Again, a social cause, a human right issue. Financial inclusion is must for inclusive growth. We will talk inclusive growth holistically. We will discuss each and every aspect of inclusive growth. What are the various parameters of inclusive growth? What are the various elements of inclusive growth? Okay. Financial inclusion helps in the inclusive growth because we need some money. We need some money to avail education service. We need some money to avail the health services. There are certain things. So ensuring good hygiene will give the nation better payoff than food subsidies. Okay. Child labor, it also it comes under human rights issue, social justice. So this is the last slide. Last slide आपका क्या होगा? Modern Indian history से. Last question was asked from this modern Indian history, especially the freedom struggle. लिखा है आपके syllabus में. That particular thing is written. क्या है question? Question is about the role of Indian Army in nation building. Sardar Patel role. We did predict the role of Subhash Chandra Bose in the Indian freedom struggle. यहाँ से predict किया था, नहीं आया, कोई बात नहीं. Role of film in production, in promotion of freedom struggle. Role of films, that is a specific question. Role of social reformers, that is a general question. ठीक है, इस पे लिख सकते हैं. But role of films, nobody ever thought कि role of films मिल जाएगा. But role of social reformers, they did ask. Okay, so this is all about this decoding of CFP paper 2. कहाँ से आपके question आ रहे हैं. Let's quickly see how we will proceed this particular course. Okay, so this is today is the induction class. उसके बाद आपका कल lecture आएगा internal security पे. I want to ask कि internal security के लिए which book you will follow. Which book you will follow. मैं ये नहीं चाहता कि आपका जो duplication हो resources का. If everybody is giving or come to an consensus कि हम एक ही source follow करेंगे, तो I will use that particular source. उससे ही source से मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको भी फायदा मिलेगा revision में. ठीक है? If I'll use different source, आप different source use कर रहे हैं, तो that will make some chaos, right? So duplication नहीं होना चाहिए. There will be a one similar source. वहीं उसको सब follow करें और उसी से फायदा करें. मुझे एक source बता दो दुनिया पे, मतलब कोई भी हो, I will dictate from that only. ठीक है? डिक्टेट का मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें से एक एक लाइन पढ़ाऊंगा. आई विल मेक माय ओन पीपीटी, की पॉइंट्स वहां से लेके आऊंगा. आई विल डिक्टेट दैट, राइट? सो आपने देखा होगा कि देयर इज अ बुक नेम इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक सर, अशोक कुमार आईपीएस सर, है ना? यस सर. So are you comfortable in that particular book?
ओके Yes, sir. ओके एवरीबॉडी आई थिंक कंसेंसस हो गया, ठीक है. सो दिस वुड बी द सोर्स फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी. सो आई नीड यू टू रीड फर्स्ट 2 or 3 चैप्टर्स. अपने आप पढ़िए, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, विल डिस्कस. बट एक बार आप पढ़ेंगे और मैं उसके साथ देन आई विल रिलेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स. क्या क्या इवेंट्स हुए थे हमारे देश में, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेके. दोज मेजर इवेंट्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा. बिकॉज बेसिक इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यू विल हैविंग, यू विल अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग द बुक. बट द मेजर करंट इश्यूज वो कहाँ से आते हैं, दैट करंट इश्यूज ओनली कम्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर. दैट थिंग आई विल डिस्कस विद यू along with the background information, right? So first 3 chapters would be your homework. First 3 chapters you read from the internal security book by Ashok Kumar sir. Okay, so thereafter there would be a 3 lectures. That is not you would say a mechanical type of schedule. We will extend those lectures. If you are interested, we can take more than 5 classes of internal security, more than 6 classes of internal security, unless and until you are satisfied, right? So there is no bar for the lectures. Okay, so I think, but schedule में तो मुझे कुछ लिखना ही था, एटलीस्ट मुझे कुछ लिखना था कि लेक्चर 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कि आई कैन compete this internal security in 3 lectures. ठीक है, 3 lectures में I can do, right? Okay. Okay, Abhishek has said your YouTube videos are very good for beginners to get insight of internal security. Yes, this is also good. वहां से आप देख सकते हैं. बट देखिए इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, उसके बाद देखिए वो मैंने बनाई थी लास्ट ईयर. बट लास्ट ईयर के बाद आई हैव अपडेटेड माई सेल्फ थ्रू करंट अफेयर्स, थ्रू अदर बुक्स. सो आई हैव डेवलप्ड अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग. तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो ये ठीक है. अभी इंटरनल सिक्योरिटी के हम सेपरेट लेक्चर लेंगे, तो अपडेशन होता है. देखिए अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हैं खुद को, अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आई शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ टीचर. मैं सिर्फ वही पुरानी चीजें पढ़ रहा हूँ, खुद को अपडेट नहीं कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग जस्ट क्लासेस एंड क्लासेस डजंट मेक अ सेंस. सो अपडेट करता हूँ मैं इन बिटवीन, जब भी मुझे टाइम मिलता है. आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई रीड न्यूज़पेपर्स, आई वॉच डिबेट्स, आई लिसन टू डिग्निटरीज, आई लिसन टू फॉर दिस डिफेंस एनालिस्ट. वहीं से मुझे मतलब इंसाइट मिलती है, ठीक है. सो यू वुड हैव अ टेस्ट ऑन 6 तारीख को आपका टेस्ट होगा. एंड देयर वुड बी अ गैप ऑफ 1 डे, 4 से 5. दैट गैप वुड बी इंक्रीज, अगर आप चाहेंगे तो दैट गैप वुड बी इंक्रीज. 1 दिन से 2 दिन हो सकता है, बट डू नॉट डिले द टेस्ट. यू विल हैव 3 months विंडो. in 3 months, in 90 days, you can write any test on any day, right? The test can be postponed, but it cannot be preponed. After 6th, you can write this particular test till 30 November. But after 30 November, you do not have the access of our feedback mechanism, ठीक है. बट क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है. सो 30 नवंबर के बाद हम कुछ और कर रहे होंगे. We will be developing certain other things for you. We will be working on your grammar videos. We will be working on your paper 1 also. We have planned to work on your paper 1 also. We will plan to work on your geography, your science, and your polity, because this creates a very huge gap. Around 30 question you will get from science only. Around 20 or 25 question you will get from geography. Right, polity also plays a very important role, but this time I think they did ask around 9 to 10 question from the polity only. So इस बार उन्होंने कुछ घपला कर दिया. Okay, let's come to the next theme. So this is I'm telling you कैसे हम अप्रोच करेंगे. Next theme would be agriculture. Agriculture से आपने देखा कितने सारे टॉपिक आए. They did ask on the sustainable agriculture. They did ask on the climatic effect on the agriculture. They did ask on the suicides due to agricultural failure. They did asked on the I think subsidies. They did asked on the और क्या क्या पूछा था उन्होंने, 2 क्वेश्चन और थे. Farmer protest is politically motivated. Okay, so in this way we will cover this agriculture in 1, 2 or 3 lectures. So what would be your source? Do you have any source for the agriculture, or I will provide? Okay, any source you would suggest? अदरवाइज मेरे माइंड में तो है, मैं मतलब उसके एग्रीकल्चर के लिए कोई सोर्स नहीं पढ़ना है. पहली बात तो ये, डू नॉट रीड एनी सोर्स डायरेक्टली. देयर वुड बी अ पीडीएफ ओनली, जिसमें मैंने क्या है डायमेंशंस दिए आपको. एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ से आपको डायमेंशंस देनी है, सिर्फ उन डायमेंशंस को दिमाग में रखना है. एक फ्रेमवर्क बने जाएगा आपका दिमाग में. कुछ भी न्यूज में आएगा
मुझे वो न्यूज उस फ्रेमवर्क में, आई नीड टू फिट दैट पर्टिकुलर न्यूज इन दैट फ्रेमवर्क ओनली ऑफ द एग्रीकल्चर, राइट? This way we will proceed this particular agriculture theme, right? So you will have a test of agriculture on 11. Okay, thereafter the next theme is Indian economic development. Indian economic development we will cover in 3 classes, but there is a book called name Indian economic development, class 11th NCERT. You need to study that book. Okay, we will also cover that book during the lecture, right? Okay. Shivani, which book do you not have? Agriculture or Indian economic development? Internal security. Internal security. Okay. Okay. If अगर आप book लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. Otherwise, we will also give you study material for the internal security. That is equally good, right? But if you want in-depth knowledge, if you want to sail by yourself, अगर आप खुद ना खुद पानी में तैरना चाह रहे हैं तो ठीक है, देखिए ना उसको. इंटरनल सिक्योरिटी की अच्छी बुक है. वन बुक आई रिकमेंड कि वहाँ वो बुक चाहिए आपको, बिकॉज दिस इज द जो डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ये जो भी आपकी ऐसी है कि इंटरनल सिक्योरिटी को आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, और लड़कियों को तो खासकर चेक करते हैं वहाँ पे. व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, they do ask some questions which are hardcore related to the internal security of India, right? So they do want to check your knowledge. मुझसे बहुत तीखे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे when I gave the interview. They did ask me, can we integrate all the central armed police forces into one, like we have, right? This kind of questions, thought provoking question they did ask. Okay, so your answer is no. Okay, that is okay, but you should have some reason behind that. वो reason पूछेंगे उसमें. क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है ना, मतलब जैसे आईटीबीपी का नेचर अलग है. ओके. और उसने मैंने बोला आई ट्राई टू आंसर दैट इन दैट वे. मैंने कहा मैम, if you see the history of the origin of these forces, they are constituted for a specialized role. She threw the glass. उन्होंने अपना चश्मा फेंक के मारा, मतलब they tried to provoke me. बोला ठीक है, that is okay. Just tell me, can we integrate these forces or not? In this way, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने मतलब they want answer, can we integrate or not? ठीक है, उन्होंने बोला नहीं कर सकते तो रीजन दो, फिर हाँ कर सकते हैं तो बताओ क्यों कर सकते हैं. ठीक है, they want your approach. ठीक है, okay. But you should not be looked as a in confusion. आप confusion में नहीं दिखने चाहिए. ठीक है, okay. Indian economic development सर मैं ले लूंगी सर. Okay. क्या हो गया आप? ओके, चलो ठीक है. इंडियन सोसाइटी 3 लेक्चर्स में. मैं दोबारा कह रहा हूं, देयर वुड बी अ नो बार ऑन द लेक्चर्स इंक्रीज हो जाएंगे अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं फील करते. यस नितिन, यू हैव अ क्वेश्चन. सर ये आप जो बोले थे इंटीग्रेशन ऑफ फोर्सेस, तो ये सर उस समय आज से 1 से 1.5 साल पहले का सर न्यूज़ है कि थिएटर कमांड को सर. हाँ, उन्होंने मुझे रेफरेंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे रेफरेंस पता क्या दिया? रेफरेंस उन्होंने मुझे दिया कि जो आपका रेलवे के अंदर देयर वाज अ वन मेजर रिफॉर्म. रेलवेज के अंदर आप देखेंगे RMPF, जो ये कार्डर के लिए उन्होंने किया था कि अगर आपको इंटरनल प्रमोशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी वहां पे, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया. अब दिस टाइम यू हैव आल्सो सीन अ वैकेंसी ऑफ दिस रेलवे की. आपने यूपीएससी के अंदर देखा होगा, सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर. ठीक है, तो पूरा कार्डर रिव्यू उनका हो गया है. तो ये उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया. क्या हम इससे सीख लेके, क्या हम ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को सबको इंटीग्रेट, मतलब इससे क्या हो जाएगा, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में फायदा मिलेगा. ठीक है, फोर्सेस के एडमिनिस्ट्रेशन में अब सबके एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग करना पड़ता है. ठीक है, उन्होंने मुझे ये कॉन्टेक्स्ट दिया, जानबूझ के दिया. ओके, एनी क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन? ओके, सो इंडियन सोसाइटी 3 लेक्चर्स. सोर्स वुड बी इंडियन सोसाइटी क्लास 11th बुक. अगेन इंडियन सोसाइटी 2 बुक हैं वो. इंडियन सोसाइटी की एक बुक हो रहा है इंडियन, किसी को नाम याद है उसका? सोशल चेंज इन इंडियन सोसाइटी. 2 बुक है, मैं वो आपको रेफरेंस दे दूंगा उसकी. ठीक है, क्लास के बाद में पोस्ट कर दूंगा. कोई आंसर करना चाह रहा है वो 2 बुक?
ओके लीव। एनवायरमेंट के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है, नो बुक इज रिक्वायर्ड फॉर एनवायरमेंट। शंकरा इस भूल के भी मत पढ़ लेना, क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आपको देख लिया होगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर है, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स हैं और आपको डायमेंशंस वहीं से मिलेगी। ठीक है, 3 लेक्चर्स होंगे, विल डिस्कस। उसका डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं आपके, 3 लेक्चर होंगे। ठीक है, ओके। तो एक आता है आपका फिलोसफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, ये कैसे हैंडल करना है ये हम डिस्कस करेंगे, फिलोसफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। रिपोर्ट राइटिंग पे हम देखिए हर एक रिपोर्ट यूपीएससी ने अभी तक जो पूछी है आपसे सब डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद टेस्ट लेंगे आपको 6 तारीख का। उसके बाद देखेंगे आर्ग्यूमेंट राइटिंग, यूपीएससी ने जो आपसे पूछे हैं वही बेसिक। देखो अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करूंगा मैं, कहीं से मैं छोटा मोटा टॉपिक उठा के ले आया और मैं उसको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, नहीं। खा ली मैंने पापा, तुम खा लो। हाँ, तो वी विल मेंटेन अवर स्टैंडर्ड्स। हाँ खा लो ना, अच्छी तो है। ओके, somebody has opened this mic. अच्छी सब्जी है, मैंने खा ली, फ्रिज में रख दूंगी। Yeah, sure. Okay, so argument writing would be there. Okay, कम वापिस आ जाओ सभी। आर्ग्यूमेंट राइटिंग 3 क्लास में इसको कन्वर्ट कर देंगे हम। 12 तारीख को आपका टेस्ट होगा। ओके, एंड दिस विल बी द फाइनल। यहाँ पे आपके स्कोर मैटर करेंगे। यहाँ पे आपको 95 प्लस हर एक में चाहिएगा। पहले में नहीं आ सकता, ठीक है, 85 आप आएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली स्टूडेंट्स आर गेटिंग अराउंड 78 80 मार्क्स, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता आपको। ठीक है, पेपर 2 इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट अपना करते हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आया, अगर आपने 2 ऐसे छोड़ दिए, कोई फायदा नहीं, यू आर आउट ऑफ द रेस। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट ने ही हैज रिटन ओनली एवरेज, बिलो एवरेज टॉपिक, बट सारा अटेम्प्ट किया है, हिज चांसेस आर मोर, बहुत ज्यादा चांसेस है उसके। बट इफ समबडी हैज रिटन 3 परफेक्ट आंसर्स ऐसे, बहुत ही 30 मार्क हाँ लिख दिया है, बट ही फॉरगेट टू राइट और ही वाज नॉट एबल टू राइट 4th ऐसे। ठीक है, एक ऐसे उसका 20 नंबर का छूट गया, खत्म, मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा वो, बट उसको पीईटी की कॉल आ जाएगी, पीईटी की कॉल उसको आ जाएगी, यू विल बी गिविंग इंटरव्यू, बट मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कम से कम उसमें उसको 10 नंबर मिलते या फिर 8 नंबर उसको चाहिए थे। 8 नंबर बहुत ज्यादा गैप क्रिएट करते हैं। ठीक है, अनलेस और अनटिल वो इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे, 110 नंबर लेके आ जाए, तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया फीस स्ट्रक्चर, ये तो चलो सबको बताइए। ठीक है, क्वेश्चंस एनी क्वेश्चन किसी तरह का भी, पेपर 1 से पूछिए, 2 से पूछिए, कैसा भी पूछिए, रिलेटेड टू सीएपीएफ, सीडीएस, कोई भी इशू आपको लग रहा हो। बोलिए सर। मैं सीएपीएफ के लिए बिल्कुल न्यू फ्रेशर हूँ, तो मेरे को अभी से किस अकॉर्डिंग से पेपर 2 को हैंडल करना होगा। पेपर 1 सीडीएस का मैं प्रिपरेशन कर रहा था पिछले 1 साल से, तो उसमें कुछ राजमणि, देख रहा था। यस सर। राजमणि, तो पेपर 2 के लिए आप पूछ रहे हैं कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, यानी खुद से जो कुछ अपने को एक स्टैंडर्ड लेवल बनाने के लिए करना होगा एज ए फ्रेशर। As a fresher, I would recommend read newspaper and connect with the previous year papers of CAPF. ये वाला बुकलेट आपको मिलेगा, ये जो है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से देखने हैं। These are the major themes. न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त इन टॉपिक्स को साथ में दिमाग में अपने कॉपी कर लेना है, सिलेबस को साथ में रखना है। इस तरह से पढ़ेंगे 3 महीने के अंदर यू विल फील द डिफरेंस, यू विल एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें मुझे पढ़नी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, इट्स अ स्लो प्रोसेस। पेपर 2 देर से आता है लेकिन जाता नहीं है फिर। ठीक है, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, एक बार आंसर राइटिंग आपने सीख लिया आर्ट, जिंदगी भर आपसे नहीं जाएगी। आप मतलब जानबूझ के भी छोड़ना चाहेंगे ना, नहीं छूटेगा। ठीक है, एक बार ये स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में आ गया, ठीक है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे कंक्लूजन, कैसे बॉडी। पेपर 1 आप भूल जाएंगे, 2 महीने मत पढ़ो, भूल जाओ। पेपर 2 नहीं भूलने वाले, एक बार न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डल गई, नहीं छूटेगा आपसे। आपको मतलब बेचैनी सी हो जाएगी, आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। इन चीजों में मजा आना चाहिए बस आपको। ठीक है, विल डिस्कस। वही सर, डल नहीं रही है, कभी कभी 2 दिन 3 दिन पे कभी एक बार वो दिख जाती है। क्या चीज? न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट। हाँ वही 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 कह रहा हूँ।
शांतनु एंड दीपक, तुम दोनों का कॉम्बो है ना जो सही है, आपस में आप लोग हंसते रहते हो, सही है, ऐसे चाहिए क्लास में, है ना, मन लगा रहता है हमारा भी। सर मैं ये कह रहा था कि ये कंटेंट तो समहाउ हो भी जाएगा जहां तक बात, अगर रीडिंग वगैरह न्यूज़पेपर और आपका सपोर्ट रहेगा तो, पर ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको कैसे टैकल करें? वो हम कराएंगे ना, ग्रामर वाला जो टॉपिक है उसके लिए हाँ स्पेशल जी, वीडियो तो होंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन ठीक है। क्लास में आपसे करूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन जो वो है वो करूंगा, कॉन्सेप्ट कहेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। ग्रामर के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको रहेगी, ठीक है, हाँ ग्रामर बस बहुत उसी में था अच्छा। सर थोड़ा। ग्रामर, ग्रामर आपकी सीडीएस के लेवल, मतलब सीडीएस को भी हेल्प करेगी, सीएपीएफ में भी हेल्प करेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है, सीडीएस में आपको क्या मिलते हैं, ऑप्शंस, यहाँ ऑप्शंस नहीं मिलते। यहाँ पे आपको फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में तो एबीसी लिख के आ जाते हैं, यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ता है, भाई ये गलत है, ये चेंज करना है मुझे, ठीक है। तो इसको ग्रामर को देखो, आप सोचोगे कि मैं अगेन इसको बहुत बाद में प्रिपेयर करूंगा, नहीं होने वाला, ठीक है। तो ग्रामर के लिए मैं क्या करूंगा, साथ के साथ इंटरनल सिक्योरिटी होने के बाद ग्रामर की वीडियो विल डिस्कस, एक दिन हम रख लेते हैं ग्रामर का हर हफ्ते, ठीक है, विल डिस्कस, साथ ब साथ आपको एज बना रहेगा, दोबारा रिपीट करेंगे, 2 बार रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू आर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल जोन में लाना जरूरी है। 25 नंबर आपके स्कोरिंग है, क्योंकि अब देखिए 20 नंबर का आपका एक ऐसे होता है, मैक्सिमम स्कोर पता है आपको क्या मिलता है इसमें, मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, यू विल गेट अराउंड 11, ठीक है, 11.5, 12 रेयर केसेस, ठीक है, ये आपका 20 में से है। लेकिन ग्रामर में है यू कैन गो अप टू 20 मार्क्स, 21 मार्क्स, ठीक है, ये आपका बनता है 25 में से। तो ग्रामर इज अ स्कोरिंग, यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो 2 ऐसे के जितना आप सिर्फ ग्रामर से स्कोर कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एनी मोर क्वेश्चन नितिन? सर मैं पूछ रहा था कि सर जैसे मैं सर कंटेंट तैयार कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर भी बना लेता हूँ, पर इसको प्रॉपर आर्टिकुलेट कैसे आंसर में करेंगे सर, पेपर पे कैसे लिखेंगे, वो थोड़ा हमको मुश्किल लगता है। आर्टिकुलेशन इशू है, ठीक है, आर्टिकुलेशन इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि अप्रोच, इंपॉर्टेंट थिंग इज अप्रोच, ठीक है। मेरे पास कंटेंट है, आई हैव द थिंग इन माइंड, बट आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच इट। अप्रोच मैटर्स। अप्रोच जब तक आपकी डेवलप नहीं होगी एग्रीकल्चर को लेके, मुझे मतलब ऐसा टॉपिक आ जाएगा, अगर उसकी मुझे टोन पकड़नी है, टोन अगर उसकी असर्टिव है या फिर डिबेटेबल है या फिर किस तरह की टोन है उसकी, ठीक है, टोन समझाऊंगा मैं आपको टॉपिक्स के साथ। देखिए देख ही लेते हैं। दिस इज emerging threat to India's internal security, that is an assertive tone, assertive है, ठीक है, मुझे सपोर्ट में लिखना होगा इस टॉपिक के। Infiltrators are a threat to India's internal security, that is a assertive tone, ठीक है, कोई पोलाइट टोन नहीं है, are a threat to India's internal security, ऐसे देखेंगे, it's a major threat। यहाँ पे आपको assertive मतलब अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके, यहाँ पे आप इसके फेवर में लिखना होगा आपको, मेजोरिटी ऑफ द टाइम 100% इसके फेवर में लिख सकेंगे, 20% इसको मतलब 1% भी इसके नेगेटिव नहीं लिख सकते कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो है नेगेटिव मतलब थ्रेट नहीं इंटरनल सिक्योरिटी के, लेकिन दूसरी चीजों आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, यस रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज अ चैलेंज, बट टू सम एक्सटेंट आप बोल सकते हैं कि नहीं है कहीं कहीं पे, ठीक है। चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेरी डोमिनेंस, दूसरे टॉपिक देते हैं कहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, क्या 100% आप यहाँ इसके फेवर में लिखेंगे कि देयर इज अ नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया? दिमाग में पहले फिट हो जाना चाहिए। टोन देखिए, उसका ग्रेविटी देखिए, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक की ग्रेविटी देखिए, सिचुएशन को समझिए, क्या कॉमन सिविल कोड इंडिया की जरूरत है? ठीक है 60% जरूरत है, लेकिन 40% में नेगेटिव लिखूंगा उसके, ठीक है, कि नहीं there are different cultures, different cultures है, and that is called the unity in diversity। अगर इंडिया में डाइवर्सिटी नहीं होगी तो यूनिटी भी नहीं होगी, ठीक है, डिफरेंट तरीके होने चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, सो डिड आई दिस आंसर योर क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट? ओके, टू सम एक्सटेंट, बट क्लास के साथ ये होगा, धीरे धीरे जब अप्रोच करेंगे विल सी द मॉडल आंसर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। बहुत सारे मॉडल आंसर आज मैं लेके आया था आपके साथ, प्राइस राइस वाला मैं लेके आया था, ठीक है, ये मुझे डिस्कस करना था लेकिन नहीं कर पाया मैं, कैंपेन दोबारा कर लेंगे,
एंडेंजर स्पीशीज का लेके आया था, इंडियन आर्मी का मैं आपके साथ लेके आया था, कैसे कैसे आपको डिस्कस करना है, वीमेन का मैं आपके साथ लेके आया था, वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेस डिस्कस करना है, वीडियो गेम वाला मैं आपके सामने लेके आया था, सारा मतलब पेपर 2 मैंने सोल्व करने की कोशिश की तो डिस्कस करने की। लेकिन अभी थोड़ा हमने क्या किया, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ली है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। सो कोई और क्वेश्चन, अदरवाइज हम वाइंड अप करेंगे सेशन को। कोई और क्वेश्चन किसी तरह का भी? Sir, one question regarding CDS. Yes, please. Sir, I was not officially eligible for CDS. Okay. इस टाइम से, इस बार से एलिजिबल है। तो अच्छा, मैं आपकी 221 एज कम थी क्या अभी? यानी एजुकेशन इस बार रिजल्ट अभी नहीं आया, अभी रिजल्ट बाकी ही है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। एक मंथ में आ जाएगी अप्रॉक्स। ठीक है। पिछले ही मंथ एग्जाम खत्म हुई है। तो सीडीएस के मैंने 221 की पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिए थे। Though I was not able to clear the cutoff, but इंग्लिश में एक में 45 और एक में 48। ओटीए के लिए कर रहे हैं सिर्फ आप? आईएमए डाला था। आईएमए डाला था, ठीक है। यस। तो पहले वाले जो 221 की फर्स्ट थे उसमें 45 नंबर आए थे और सेकेंड में 48। वो बस यूं ही जाके एग्जाम हॉल में पेपर दे के आ गया था विदाउट। देखो मैं बता देता हूँ आपको, जो जीके आती है सीडीएस की, वो सीएपीएफ की जीके से बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। उनका अगर आप 13-14 नंबर आए थे, कंपैरिजन करेंगे ना, जीएस मैं में। आपको बोल, हाँ जीएस के अंदर आपके जो 1/3 आपको चाहिए ना टू क्वालिफाई दैट, आपको 27 या 28 नंबर चाहिए, हाँ 20%। 27 क्वेश्चन आपको उसमें ठीक करने होते हैं, 28 क्वेश्चन। तो देखिए वो भी नहीं हो पाते लोगों से, जीके उसकी इतनी भयंकर आती है। बट ठीक है, लोगों के 66 भी आए हैं, लोगों के 60 में भी आते हैं। 70s का तो मुझे आज तक दिखा नहीं, आता तो होगा, बट 60s का, 66 का तो मुझे पता है, 60s का पता है, ठीक है। ठीक है, वो डुएबल है, मतलब आप मानो राजमनी, आप मतलब डुएबल है, वो हो सकता है। धीरे धीरे पेपर 1 की जो प्रिपरेशन है यहाँ पे हेल्प करेगी, वी विल हेल्प। साइंस के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, पेपर 1 की, ज्योग्राफी के लिए हेल्प करेंगे, जहां से जो मोस्ट स्कोरिंग चीजें हैं जिसमें मैं आपको समझा सकता हूँ कुछ। हिस्ट्री में कुछ समझाने का नहीं है, वो रटने का है, वो मैं आपको मतलब वो डिक्टेट नहीं करूंगा। ज्योग्राफी जहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है, साइंस जहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है, पॉलिटी भी मतलब इट्स ऑल डिपेंड ऑन, कुछ चीजें आप समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, वो स्पेशल इश्यूज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको करनी होगी पेपर 1 के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दिस टाइम यू आई थिंक मोस्ट यू हैव सीन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछती थी यूपीएससी, बट इस बार मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है। यस अभिषेक? यू आर नॉट ऑडिबल अभिषेक। Okay, Abhishek had said. Am I audible now, sir? हाँ, yeah, please. Portion. हाँ, पूछिए अपना क्वेश्चन एक बार और। So I have to ask about history portion. हाँ, history portion. Like what should be the source? History portion I would recommend new NCERTs. You are getting direct question from new NCERTs. If I have to choose between Spectrum and the new NCERTs, I would choose new NCERTs because they are directly asking questions from new NCERTs. This is the area I should restrict only to the NCERTs. But if you want to see everything in chronological orders, but you thereafter you can use the Spectrum also. But you do not, or you should not this leave NCERTs for the history. हिस्ट्री से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत ही ज्यादा अंदर तक पूछने लगे हैं आजकल, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट प्लीज रीड हिस्ट्री एनसीईआरटीज themes, new one, only the new one, do not go after the old NCERTs, read the new one. Okay, any more question? शांतनु मुझे लग रहा है डिनर नहीं किया है, दीपक ने भी, है ना? सभी ये डेली क्लास चलेगा? कौन सा? हाँ, लगभग जो शेड्यूल में है। वी विल इंटरैक्ट, मतलब मुझे टाइमिंग बताओ क्लास का, क्या रखे, सुबह रखे या फिर शाम को, जैसे मतलब 9 बजे के बाद, टाइमिंग तो बताओ। शाम को ठीक है सर, 9 बजे के बाद अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी सर्दियों आएंगी में तो
तब सर्दी की तो में बात आपको की बात है। ठीक है, अभी तो हाँ, अभी के लिए ठीक है वैसे। ठीक है ना, मतलब सब इस हाँ टाइम जी, में ना घर में होते हैं, सुबह पता नहीं कौन किधर होता है, यस सर। कुछ काम होता है, तो ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, तो क्लास की रिकॉर्डिंग तो वैसे भी आपको मिलेगी, वो तो चलो कोई नहीं, बट फिर भी शाम को जो है थोड़ा सा मतलब इंटरेक्ट करने का मन करता है लोगों से, सुबह सुबह खुद ब खुद पढ़ने का मन करता है, ठीक है, शाम को हाँ जी, इंटरेक्ट करने का मन करता है, कुछ और बातें हो जाएंगी अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ठीक है, शाम को रखते हैं 9 बजे डेली। ओके ओके सर। ओके, वाइंड अप करें या फिर और क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो होते ही रहेंगे। ओके, ठीक है, इट इज नाइस टॉकिंग विद यू, ठीक है, सो थैंक यू फॉर थैंक यू joining सर। us. Okay, थैंक यू सर, बाय सर। okay, see you ठीक है tomorrow. सर, बाय Bye. सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड थैंक नाइट यू सर। सर। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर। Thank you.